आज हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होता है और इससे निकलने वाले हार्मोन्स हमारी बॉडी में किस तरह से एक्ट करते हैं या हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसे जो है एपीरीनल या सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारी दोनों किडनी होती है, हमारी जो दोनों किडनी है, इसी किडनी के ऊपर ऐसे पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर्स में एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर पाया जाता है। तो प्रत्येक किडनी के ऊपर यहाँ पर पिरामिड शेप्ड एड्रिनल ग्लैंड मिलता है। तो किडनी को रीनल कहते हैं और रीनल के ऊपर जो ग्लैंड पाया जाएगा उसे एपीरीनल या सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इस ग्लैंड की डिस्कवरी किसने की थी। तो इसकी डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है यूस्टेकियस। इन्होंने 1563 ईस्वी में इस ग्लैंड को डिस्कवर किया था। और इस ग्लैंड की अगर हम ओरिजिन देखें तो ये ड्यूल ओरिजिन होता है। यानी ड्यूल ओरिजिन का मतलब क्या हो जाएगा? ये दो जर्म लेयर से बना होता है। यहाँ पर एक्टोडर्म और मेजोडर्म दोनों जर्म लेयर से इस ग्लैंड का निर्माण होता है। इस ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल कार्टेक्स होता है और एक एड्रिनल मेडुला। तो जो एड्रिनल कार्टेक्स होता है वो मेजोडर्म से बना होता है और जो एड्रिनल मेडुला होता है वो एक्टोडर्म से बना होता है। तो इस तरह से हम इसकी ओरिजिन को समझते हैं। अगर इसका हम नंबर देखें तो 1 पेयर होता है। 1 पेयर मतलब प्रत्येक किडनी के ऊपर, किडनी 2 होती है और प्रत्येक किडनी के ऊपर पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर में एड्रिनल ग्लैंड पाए जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड आल्सो नोन एज फोरियस ग्लैंड, इसे फोरियस ग्लैंड कहता है। फोरियस का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, फोरियस का मतलब होता है कि ये शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये साल्ट को रिटेन करता है, इससे सेक्स हार्मोन भी निकलता है और इस हार्मोन्स के द्वारा ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो बढ़ता है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी का भी काम करता है। तो यहाँ पर 4S का काम करता है, इसीलिए ये इसे जो है फोरियस ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड को समझते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा किडनी है और इस किडनी के ऊपर ये जो है पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर्स में क्या मिलता है? एड्रिनल ग्लैंड मिलता है। अगर इस एड्रिनल ग्लैंड को हम देखें तो इसमें देखेंगे ये कैप्सूल है, यानी जो कवरिंग है कैप्सूल, और इस कैप्सूल के अंदर ये पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर्स में हमारा एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से लेकर कि ये इतना पोर्शन, ये पूरा, यानी ये जो किनारे किनारे वाला पोर्शन है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे एड्रिनल कार्टेक्स कहते हैं। और ये जो अंदर वाला रीजन है, ये वाला पूरा रीजन, इस रीजन को क्या कहते हैं? मेडुला, एड्रिनल मेडुला। तो जो एड्रिनल ग्लैंड्स है उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, कार्टेक्स और एक मेडुला। मेडुला के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं एनाटॉमी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड को। तो यहाँ पर आप देख पाते हैं ये एड्रिनल कार्टेक्स और एड्रिनल मेडुला आपको दिख रहा है। ये राइट एड्रिनल ग्लैंड राइट किडनी के ऊपर और लेफ़्ट एड्रिनल ग्लैंड जो है वो लेफ़्ट किडनी के ऊपर पाया जाता है। तो इस तरह से ये एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर हो जाता है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? एड्रिनल ग्लैंड इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिवाइडेड इनटू, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रूप से एड्रिनल ग्लैंड डिवाइड होता है। किसमें? एड्रिनल कॉर्टेक्स में और एड्रिनल मेडुला में। दोनों का कैरेक्टर हम देख लेते हैं कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो बाहर की तरफ पाया जाता है और पूरे एड्रिनल ग्लैंड का 80 से 90% भाग बनाता है। यानी एड्रिनल ग्लैंड में सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और यहाँ पर आप देखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर इसका डेवलपमेंट होता है आउटर सीलोमिक इपिथेलियम ऑफ मेजोनेफ्रॉन, यानी मेजोनेफ्रॉन का जो बाहरी सीलोमिक इपिथेलियम सेल्स या लेयर होता है
उसी से एड्रिनल कार्टेक्स का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए ये क्या होते हैं, मेजोडर्मल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिक्रीटेड हार्मोन्स आर कॉल्ड कार्टिकॉइड्स। यहाँ पर आपको समझना है एड्रिनल कार्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे कार्टिकॉइड्स कहते हैं। कार्टिकॉइड्स की 3 कैटेगरी आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की। तो एड्रिनल मेडुला जो है वो अंदर की तरफ होता है और ये पूरे ग्लैंड का केवल 10 से 20% भाग ही होता है, यानी बहुत कम होता है। तो सबसे ज़्यादा एड्रिनल कार्टेक्स और उसके बाद एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, तो इसका डेवलपमेंट सिंपैथेटिक गैंग्लियन से होता है और सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो है वो एक्टोडर्मल होते हैं। इसलिए एड्रिनल मेडुला का जो डेवलपमेंट है वो एक्टोडर्म लेयर से होता है। एड्रिनल मेडुला जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसे न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। 2 न्यूरो हार्मोन्स आपको पढ़ना है जिसको इपिनेफ्रॉन और क्या कहते हैं, नॉर इपिनेफ्रॉन। यहाँ पर आपको अगला हार्मोन्स आगे पढ़ना है। अब हम एड्रिनल कार्टेक्स में कुछ एनाटॉमिकल जोन्स पाए जाते हैं, उस जोन्स को हम समझते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि ये हमारा एड्रिनल कार्टेक्स है, ये हमारा एड्रिनल कार्टेक्स है। तो एड्रिनल कार्टेक्स में आप देखेंगे ये बीच में क्या होगा, ये बीच में एड्रिनल मेडुला हो जाता है, थोड़ा सा पार्ट। उसके बाद अगर हम एड्रिनल कार्टेक्स को यहाँ पर देख पाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में टोटल 3 रीजन होता है। एक आउटर जोन वाला, एक मिडिल जोन वाला और एक क्या होता है, इनर जोन वाला। तो यहाँ पर जो आउटर जोन है उसे हम जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। यहाँ पर आप समझ पाते हैं एड्रिनल कार्टेक्स इज सब डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स और तीनों जोन्स का नाम क्या है, यानी बाहर की तरफ जो क्षेत्र पाया जाता है उसे जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। ये पूरे एड्रिनल कार्टेक्स का 15% पार्ट होता है और ये क्या सिक्रीट करता है, मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। यहाँ पर आप देखेंगे एड्रिनल कार्टेक्स के द्वारा जो भी हार्मोन निकलेगा उसके पीछे कार्टिकॉइड्स लगा होगा। तो यहाँ पर मिनरेलोकार्टिकॉइड्स, और ये मिनरेलोकार्टिकॉइड्स किस पर काम करेगा, किडनी पर, यानी इस ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा और किडनी पर काम करेगा। ऐसे यहाँ पर ये जो मिडिल लेयर है एड्रिनल कार्टेक्स का उसे क्या कहते हैं, जोना फेसिकुलेटा। सबसे ज़्यादा पार्ट जो है जोना फेसिकुलेटा का होता है, पूरे एड्रिनल कार्टेक्स का 78% होता है। और ये पार्ट जो है या ये जोन क्या सिक्रीट करता है, तो ये ग्लूकोकार्टिकॉइड सिक्रीट करता है जो किस पर काम करता है, लीवर पर। उसके बाद जो इनर लेयर होगा उसे जोना रेटिकुलेरिस कहते हैं। ये पूरे एड्रिनल कार्टेक्स का 7% भाग होता है और ये क्या सिक्रीट करता है, गोनेडोकार्टिकॉइड्स, और ये किस पर काम करेगा, गोनेड्स पर। तो टोटल अगर हम एड्रिनल कार्टेक्स की बात करें तो एड्रिनल कार्टेक्स में आप समझ पाएंगे 3 जोन होता है और तीनों जोन से 3 प्रकार के कार्टिकॉइड्स हार्मोन्स रिलीज होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। आप समझ चुके हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मिनरेलोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और गोनेडोकार्टिकॉइड्स। तो ये 3 प्रकार के कार्टिकॉइड्स हार्मोन्स आपको पढ़ने रहेंगे जो एड्रिनल कार्टेक्स के तीनों जोन से अलग अलग सिक्रीट होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मिनरेलोकार्टिकॉइड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। तो यहाँ पर आप समझ पाते हैं ये सबसे एड्रिनल कार्टेक्स का जो सबसे आउटर लेयर है उसके द्वारा ये सिक्रीट होता है। तो मिनरेलोकार्टिकॉइड्स में जो प्रिंसिपल मिनरेलोकार्टिकॉइड्स है उसको क्या कहते हैं, तो उसको एल्डोस्टेरोन कहता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारे बीपी को राइज करने में हेल्प करता है, सोडियम आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। तो एल्डोस्टेरोन ये क्या है, मिनरेलोकार्टिकॉइड्स है। और एल्डोस्टेरोन को कॉमनली क्या कहा जाता है, इसे साल्ट रेगुलेटिंग या साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहता है। एल्डोस्टेरोन को साल्ट रेगुलेटिंग या साल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। और
एल्डोस्टेरॉन जो है वो दो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी दो जो है बेसिक फंक्शन है एल्डोस्टेरॉन का। क्या क्या है? कंजर्वेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, यानी हमारी बॉडी में सोडियम और वाटर के कंजर्वेशन को, यानी उसके संरक्षण करने का काम करता है। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम को एलिमिनेट करने का भी काम करता है। यानी ये हार्मोन्स जो एल्डोस्टेरॉन है ये पोटेशियम को क्या करेगा? हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने का काम करता है। एल्डोस्टेरॉन अफेक्ट पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन। आपको क्या समझना? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और क्या हो जाएगा? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स होते हैं और इस ट्यूब्यूल्स पर किसका अफेक्ट होता है? एल्डोस्टेरॉन का। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर, अब जो मिनरेलोकार्टिकॉइड्स है उसके ज़्यादा सिक्रीट होने से या कम सिक्रीट होने से हमारी बॉडी पर या बॉडी की फिजियोलॉजी पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले हाइपोसिक्रीशन ऑफ मिनरेलोकार्टिकॉइड्स, यानी जो मिनरेलोकार्टिकॉइड्स है जिसमें आपने एग्जाम्पल पढ़ा है एल्डोस्टेरॉन, अगर वो कम सिक्रीट होता है, अगर वो कम मात्रा में सिक्रीट होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज सोडियम एंड क्लोराइड आयन इन ब्लड प्लाज्मा। अगर एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाए तो हमारे ब्लड में सोडियम और क्लोराइड आयन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और कौन सा आयन बढ़ जाएगा? पोटेशियम आयन बढ़ जाएगा। यानी सोडियम और क्लोराइड आयन कम हो जाएंगे और पोटेशियम आयन बढ़ जाएगा। उसके बाद और क्या होगा? डिपोजिशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, हमारे स्किन पर मेलानिन पिगमेंट का क्या हो जाएगा? डिपोजिशन। और जब डिपोजिशन हो जाएगा तो हमारे स्किन पर जो है ब्रॉन्जी लाइक स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके कम होने से मस्कुलर वीकनेस भी होता है और लॉस ऑफ एपीटाइट, एपीटाइट मतलब भूख नहीं लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा? हार्मोन की कमी से यानी हाइपोसिक्रीशन ऑफ मिनरेलोकार्टिकॉइड्स होने से ये सारे कंडीशन हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये हाइपो हो गया। अब हाइपर की बात करते हैं। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा अमाउंट में। हाइपर का मतलब ज़्यादा अमाउंट में जब मिनरेलोकार्टिकॉइड रिलीज होंगे तब क्या होगा? तो उसका उल्टा इफेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर समझते हैं, इंक्रीज सोडियम एंड क्लोराइड आयन, ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा और पोटेशियम आयन क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। स्टिफनेस इन मसल्स, मसल्स में क्या हो जाएगा? स्टिफनेस मतलब कठोरता आ जाएगी। ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी का मतलब होता है क्या? मोटापा, मोटापा बढ़ने लगेगा। और वास्टिंग ऑफ थाई, पेल्विक जोन एंड पेक्टोरल जोन, यानी क्या हो जाएगा? थाई में और पेल्विक और पेक्टोरल जोन में क्या हो जाएगा? वास्टिंग। वास्टिंग का मतलब अपक्षय होता है। तो इस तरह से हाइपोसिक्रीशन के कारण जो है ये सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखेंगे। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। 3 कार्टिकॉइड्स आपको पढ़ना है तो ये दूसरा हो जाएगा ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स क्या है? तो यहाँ पर आपको समझना है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स आर ए ग्रुप ऑफ हार्मोन व्हिच रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म अपोजिट टू दैट ऑफ इंसुलिन। यानी जो काम इंसुलिन करता है उसका उल्टा काम कौन करेगा? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स करेगा। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो है वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होता है, यानी हार्मोन्स का पूरा ग्रुप होता है और वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, जो मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है उसे कार्टिसोल कहते हैं। कार्टिसोल को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्टिसोल। तो कार्टिसोल, और बहुत कम अमाउंट में कार्टिकोस्टेरॉन भी निकलता है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जो मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है वो कार्टिसोल है। जैसे आपने मेन मिनरेलोकार्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरॉन पढ़ा था, वैसे मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में क्या हो जाएगा?
कार्टिसोल हो जाएगा। अब ये जो कार्टिसोल हार्मोन है ये क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिक होता है। हाइपरग्लाइसीमिक का मतलब ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, और हमारा इंसुलिन क्या काम करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो यानी ये इंसुलिन के अपोजिट काम करता है, दैट इज अपोजिट टू इंसुलिन एंड, हाँ यहाँ पर देखेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करेगा, यानी कहीं इन्फ्लेमेशन है तो उसके अगेंस्ट ये काम करेगा। उसके बाद कार्टिसोल जो है वो इम्यूनो सप्रेसिव भी होता है, यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है। और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की ज़रूरत कब होती है, जब आर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, यानी जब किसी बॉडी में आर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इम्यून सेल को सप्रेस करने के लिए कार्टिसोल यूज किया जाता है। कार्टिसोल आल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी लाइक अस्थमा। कार्टिसोल जो है वो अस्थमा जैसे एलर्जी को भी ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इस कार्टिसोल का हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। अगर ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स कम मात्रा में सिक्रीट होते हैं तो हमारी बॉडी में कौन सा डिजीज हो जाएगा, तो हमारी बॉडी में हो जाएगा एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, थॉमस एडिसन ने, जिनका जीवन काल 1793 से 1860। इन्हें फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी भी कहते हैं। तो एडिसन्स डिजीज कब होगा, जब हमारा ग्लूकोकार्टिकॉइड्स कम अमाउंट में सिक्रीट होगा, और जब ये कम सिक्रीट होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। इफ़िशियंसी ऑफ ब्रेन एंड मसल डिक्रीजेज। हमारे ब्रेन और मसल्स में काम करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये हाइपो सिक्रेशन है, ये आपको समझना। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा। नेक्स्ट है हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। अगर ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा होने से क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। और यहाँ पर कसिंग्स डिजीज होता है। कसिंग डिजीज में क्या होगा, कसिंग डिजीज को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम हार्वे कसिंग है। इनका जीवन काल है ये, और हार्वे कसिंग ने इस डिजीज को डिस्कवर किया, इसलिए इस डिजीज का नाम क्या हो गया, कसिंग डिजीज। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कसिंग डिजीज का जो सिम्टम्स है, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होता है। ये रेड मून फेस या बफेलो हम्प, जैसे कुबड़ निकल जाता है, कभी कभी शोल्डर जो है पीछे की तरफ फूल जाता है, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, कसिंग डिजीज। और ये कसिंग डिजीज किसके कारण होता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, यानी ग्लूकोकार्टिकॉइड्स के ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने से। उसके बाद डिपोजिशन ऑफ फैट, फैट का डिपोजिशन हमारी बॉडी में होने लगेगा। उसके बाद पॉलीयूरिया, और यहाँ पर 17 कीटो स्टीरॉयड्स इन यूरिन, यानी अगर हाइपर सिक्रीशन हुआ तो यहाँ पर कसिंग डिजीज हो जाएगा। और कसिंग डिजीज को हम कैसे डायग्नोस्ट करेंगे, तो हम यूरिन में टेस्ट करेंगे कि हमारे यूरिन में ये जो 17 कीटा स्टीरॉयड्स है, अगर ये अमाउंट ज़्यादा है हमारे यूरिन में तो हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि हमारे बॉडी में क्या हुआ है, कसिंग डिजीज का सिम्टम्स या कसिंग डिजीज हमारी बॉडी में है। या फिर और भी तमाम जो है डिजीज को डायग्नोस्ट करने के लिए यूरिन में 17 कीटा स्टीरॉयड्स को डिटेक्ट किया जाता है, जिस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया कंडीशन। तो ये किसके कारण होता है, हाइपर सिक्रेशन के कारण होता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं तीसरा, गोनेडोकार्टिकॉइड्स। तो गोनेडोकार्टिकॉइड्स में क्या होगा, आल्सो कॉल्ड सेक्स कार्टिकॉइड्स। इसे सेक्स कार्टिकॉइड्स कहते हैं क्योंकि ये गोनेड्स पर काम करता है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन और आर कैरेक्टर्स, यानी जो गोनेडोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स होते हैं वो क्या काम करते हैं कि जो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है या जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर गोनेडोकार्टिकॉइड्स में दो गोनेडोकार्टिकॉइड्स हैं, एक का नाम एंड्रोजेंस है और एक का नाम एस्ट्रोजन है। जो एंड्रोजन है उसे मेल कार्टिकॉइड्स कहते हैं,
इसका जो इम्पोर्टेंट टाइप होता है मेल कार्टिकॉइड का, उसे धिया यानी डिहाइड्रो एपिएल्डोस्टेरोन कहते हैं। उसके बाद जो एस्ट्रोजन है इसे हम फीमेल कार्टिकॉइड्स कहते हैं। तो ये दो मेन गोनेडोकार्टिकॉइड्स हैं जो हमारे एड्रिनल कार्टेक्स से रिलीज होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर एंड्रोजन और एस्ट्रोजन में कोई एबनॉर्मलिटी हुई तो हमारी बॉडी में क्या कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं एबनॉर्मलिटी ड्यू टू गोनेडोकार्टिकॉइड्स। तो यहाँ पर अगर फीमेल में कोई एबनॉर्मलिटी हुई, फीमेल में मान लो एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो गया और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, तो ऐसे कंडीशन में फीमेल में कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, मेल का कैरेक्टर आ जाएगा। क्यों मेल का कैरेक्टर आ जाएगा फीमेल में, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे डिजीज को क्या कहते हैं, एड्रिनल विरिलिज्म कहता है। जैसे दाढ़ी मूंछ भी महिलाओं में आ जाता है, तो ये किसके कारण होता है, एंड्रोजन हार्मोन के ज़्यादा हो जाने से और एस्ट्रोजन कम हो जाने से, और एड्रिनल विरिलिज्म हो जाएगा, या फिर एड्रिनोगेनाइटल सिंड्रोम हो जाएगा, या फिर स्यूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है, फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन का लेवल अगर बढ़ गया, एस्ट्रोजन कम हो गया, तो ये सभी डिजीज देखने को मिल जाते हैं। अगर मेल की बात करें, अगर मेल में एस्ट्रोजन कम हो जाए और एंड्रोजन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यानी यहाँ पर मेल में क्या हो जाए, एस्ट्रोजन, यहाँ पर कुछ गलत आपको लग रहा है, यहाँ पर आपको क्या समझना, एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाए और जो एंड्रोजन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। मेल की बात होती है, मेल में एंड्रोजन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एंड्रोजन अगर कम हो गया, एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया, तो मेल में किसके कैरेक्टर आ जाएंगे, फीमेल के कैरेक्टर। और फीमेल के कैरेक्टर आ जाने की कंडीशन को क्या कहते हैं, गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एड्रिनल मेडुला को पढ़ते हैं। तो एड्रिनल मेडुला में आपको क्या, एड्रिनल मेडुला को जो है इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में यही ग्लैंड काम आता है। आपको क्या समझना है, इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं इसको। और एड्रिनल मेडुला में एक स्पेशल सेल पाए जाते हैं जिसे क्रोमैफिन सेल कहते हैं, और यही क्रोमैफिन सेल दो प्रकार के हार्मोन को सिक्रीट करता है। एक हार्मोन का नाम है एपिनेफ्रिन, जिसे एड्रिनलिन भी कहते हैं, और ये हार्मोन 75 से 80% होता है, यानी सबसे ज़्यादा हार्मोन एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा एड्रिनल मेडुला, और इसी हार्मोन को क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहता है। उसके बाद दूसरा जो हार्मोन रिलीज होता है उसे नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, इसे नॉर एड्रिनलिन भी कहता है, और इसका अमाउंट केवल 15 से 20% होता है। और यहाँ पर देखते हैं एड्रिनल मेडुला को 3F ग्लैंड भी कहता है। 3F मतलब ये 3 प्रकार की एफ के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर फियर के लिए, फाइट के लिए और फ्लाइट के लिए जिम्मेदार होता है। यानी इमरजेंसी में तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, फियर, फ्लाइट और फाइट की। तो यहाँ पर इन तीनों को कौन रेगुलेट करता है, तो हमारा एड्रिनल मेडुला, इसीलिए इसे हम 3F ग्लैंड कहता है। यहाँ पर बात करते हैं एपिनेफ्रिन इज़ द मेथाइलेटेड नॉर एपिनेफ्रिन, यानी जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो जब मेथाइलेटेड हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन कहता है। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, इस फिगर में आप यहाँ पर एड्रिनल मेडुला के बारे में पढ़ रहे हैं, एड्रिनल कार्टेक्स को आप पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन। केवल एपिनेफ्रिन का हम फंक्शन पढ़ेंगे यहाँ पर। तो एपिनेफ्रिन क्या करता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस को इंक्रीज करता है, यानी आप ज़्यादा जो है गुस्से में हो जाएं या ज़्यादा परेशान हो जाए तो इन सब को कौन इंक्रीज कराता है, हमारा एपिनेफ्रिन। और एपिनेफ्रिन क्या करता है, रेट ऑफ रेस्पायरेशन को इंक्रीज करता है, ये रेस्पायरेटरी पैसेज को डायलेट करता, फैलाता है। और डिक्रीज द रेट ऑफ डाइजेशन, यानी पाचन की जो प्रक्रिया है उसे डिक्रीज कर देता, कम कर देता है। और ये इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, इसीलिए इसे हाइपरग्लाइसीमिक कहता है।
उसके बाद ये स्टिमुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, यानी कोशिकीय उपापचय की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है। और ये क्या इंक्रीज करता है, हार्ट बीट को भी इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट है बायोएस्से ऑफ इपिनेफ्रिन। यहाँ पर हम बात करते हैं इपिनेफ्रिन का बायोएस्से पढ़ते हैं। तो बायोएस्से में क्या है, यानी इपिनेफ्रिन कैसे बनता है। तो आपको बता दें यहाँ पर जो इपिनेफ्रिन है वो किससे बनेगा, टायरोसिन अमीनो एसिड से बनेगा। तो यहाँ पर टायरोसिन अमीनो एसिड है और इस टायरोसिन अमीनो एसिड में हाइड्रेशन हुआ और डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो क्या बना, यहाँ पर डोपामीन बना और डोपामीन में हाइड्रोक्सिलेशन हुआ तो नॉरएपिनेफ्रिन बना और नॉरएपिनेफ्रिन में क्या हुआ, मेथाइलेशन हुआ तो क्या बन गया, इपिनेफ्रिन। इसीलिए आप पढ़ते हैं इपिनेफ्रिन क्या होता है, मेथाइलेशन या मिथाइलेटेड नॉरएपिनेफ्रिन होता है। तो इस तरह से इपिनेफ्रिन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम कुछ रिमार्क को पढ़ते हैं। तो रिमार्क में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप समझते हैं इपिनेफ्रिन रिलेटेड टू स्ट्रेस या अलार्म या गैस, यानी किससे संबंधित होता है, स्ट्रेस। जब आप बहुत स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस कौन काज करता है, इपिनेफ्रिन। या अलार्म, अलार्म मतलब कुछ चीज़ों को जो आप समय पर जान जाते हैं या समझ जाते हैं तो अलार्म का काम करता है ये इपिनेफ्रिन। और गैस यानी जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम, ये रिलेटेड होता है इपिनेफ्रिन। और इसको बताया किसने था, सबसे पहले W.B. कैनन। ठीक है, तो यहाँ पर W.B. कैनन का नाम आप याद रखिएगा। यहाँ पर इपिनेफ्रिन एक्ट ऑन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर ऑन सेल्स, यानी हमारे बॉडी सेल्स के सरफेस पर अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं और अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स ही एपिनेफ्रिन और किसको, नेफ्रिन हार्मोन्स को या एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स को रिसीव करते हैं। आप समझते हैं कि हार्मोन्स फर्स्ट मैसेंजर होते हैं और वो किसी सेल के सरफेस के रिसेप्टर से जाकर बाइंड होते हैं। तो ये आपको समझना है कि हमारे सेल के अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर पर ये जाकर बाइंड होते हैं। अगर अल्फ़ा रिसेप्टर की बात करें तो अल्फ़ा रिसेप्टर मोस्टली क्या होता है, एक्साइटेटरी होता है, इससे हमारा सेल एक्साइट होता है। और बीटा रिसेप्टर जो सेल पर होता है मोस्टली इनहिबिटरी होता है। यहाँ पर एक और रिमार्क पढ़ते हैं, एर्गाट एल्केलॉइड है। एर्गाट एल्केलॉइड ऑब्टेन होता है क्लेबिसेप्स परप्यूरिया से, जो एक फंगस है। और इसका काम कहाँ पर होता है, ये इनहिबिटरी एक्शन करता है किस पर, अल्फ़ा रिसेप्टर ऑफ टारगेट सेल, यानी टारगेट सेल के अल्फ़ा रिसेप्टर को जो है इनहिबिट करने का काम कौन करता है, एर्गाट एल्केलॉइड, जो क्लेबिसेप्स परप्यूरिया फंगस से ऑब्टेन होता है। तो इस तरह से आप एड्रिनल ग्लैंड को कंप्लीट कर लेते हैं।